देखिए पार्ट 7 शुरू करेंगे हम। 6 पार्ट हमने करा दिया है और इस 6 पार्ट में जो चीज़ें प्रयोग होंगी वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसको बाद में बताएं जो बच्चे नहीं कर पाए। एक तो ये 2 रेखाएं अगर समांतर होती हैं और इन्हें एक तीसरी रेखा काटती है तो इसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। और ये दोनों रेखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए, AB और CD। तो इस तरह से लिखते हैं कि AB और ये लगा दिया तो रेखा AB तथा CD कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं तथा इसका नाम रख दो XY तथा XY एक त्रिभुज। कोई भी रेखा जो 2 रेखाओं को काटती है, इधर देखो वो रेखा त्रियक रेखा कहलाती है। तो इसमें इस रेखा के एक तरफ के कोण, एक बाहर का और एक अंदर का। तो नंबर 1 संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। नंबर 2 एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। नंबर 3 सह-अंतर कोणों का योग। एक 180 डिग्री होता है। तो मैं इनके नाम लिखता हूँ। एक नाम इसका रख दो, 2 इसका रख दो, 3 इसका रख दो, 4 इसका, 5 6 7 8। ठीक है। तो एक तरफ का बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे? तो रैखिक होंगे, एक ही रेखा में बनने वाले कोण। जो कोण एक ही रेखा में बनते हैं वो कैसे कहलाते हैं? रैखिक कोण। इनका योग कितना होता है? 180। अब ये वाले तो रैखिक हो गए, इनका योग तो 180 होगा। ये 1 और 5 ये होते हैं संगत। कोण 1 बराबर कोण 5। और दूसरा संगत कोणों का योग कौन सा है? एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। कोण 8 बराबर 2। कोण 8 बराबर कोण 2। तीसरा बताओ? 4 और 6। बहुत बढ़िया। और चौथा बताओ? कोण 7 बराबर कोण 3। ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समान। और AB तथा CD समांतर हैं। इनको एक साधारण भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है, ये समांतर के निशान बना दिए जाते हैं। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इशारे में बात हो जाती है कि AB रेखा CD रेखा के समांतर है। किसी रेखा का नाम लिखने के लिए उस पर स्थित 2 बिंदुओं को लिख के उस पर तीर बना दिए जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि भाई इस रेखा का नाम लिखा जाता है। ऐसे CD का नाम लिखा जा रहा है तो CD लिखते हैं। दोनों के बीच में समांतर निशान, यानी ये दोनों समांतर। और लंबवत होती, एक शब्द होता है लंबवत। लंबवत का मतलब होता है कि इनके बीच में कोण होता है 180। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ये भी लंबवत है। और ऐसे बनाते हैं AB और ये है C। AB रेखा लंबवत है CD। इसको इस तरह से दिखाया जाए। लंबवत का मतलब है कि इनके मध्य कोण कितने डिग्री होगा? ये सब चीजें बीच में छोटी छोटी आएंगी जो आपको परेशान करेंगे। तो पहले से ही आप अपने दिमाग में ये सब चीजें रखेंगे। लंबवत रेखा किसे कहते हैं? अभी पहले समांतर का इंतजाम कर लें। एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण होते हैं अंदर वाले कोण, एक इधर का और एक इधर का। तो बताओ कौन कौन से एकांतर अंतर हैं? अंदर वाले तो ये 3 और 5। कोण 3 बराबर होना चाहिए कोण 5 के, और कोण 2 बराबर कोण 6। सह अंतर कोणों का योग 180 होता है। सह अंतर होते हैं अंतर अंदर वाले और एक तरफ के। कोण 5 और कोण 2। कोण 5 प्लस कोण 2 बराबर 180। साथ साथ कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180। किसी कोण का नाम लिखने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ। कोई भी कोण का नाम लिखना है, ये कोण है अगर, तो ये कहलाती है, ये पूरी व्यवस्था कोण कहलाती है। ये कोण की भुजा कहलाती है। कितनी भुजाएं होती है कोण में? 2 भुजा होती है। ये कोण का शीर्ष कहलाता है। कितने शीर्ष होते हैं? एक शीर्ष होता है। शीर्ष बिंदु के रूप में होता है
और किसी कोण की एक भुजा पर एक बिंदु, नाम रख दो उसका, मान लो P, शीर्ष का नाम रख दो X, और दूसरी भुजा पर स्थित बिंदु का नाम रख दो Q, और इस पर मान लो RB। तो किसी कोण का नाम लिखने के लिए आप उसकी एक भुजा पर स्थित बिंदु लिखने पहले तो कोण का निशान लगा, फिर एक भुजा पर स्थित बिंदु शीर्ष बीच में लिखोगे, और बाद में आप R लिख दो चाहे Q लिख दो, दोनों किसी कोण का नाम लिखो, चाहे R लिख दो चाहे कोण PX R लिखो चाहे कोण PX, इसी कोण का नाम लिखो। तो ये कोण का नाम लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो होगा, इसको अपना सेव कर लेना कहीं पे, तो आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ तक आ रहा है, वो लंबत बना रहने दो। ये होता है। अब इसका उल्टा भी होता है कि यदि दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है और ये तीनों चीजें में से कोई भी एक चीज हमें दी होगी तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अभी तक तो समांतर था, इसलिए संगत कोण बराबर थे, एकांतर अंतर कोण भी बराबर थे, और से अंतर कोणों का योगफल एक है। लेकिन अगर ये नहीं बताया उसने कि ये रेखाएं समांतर है या नहीं, और इन तीनों में से कोई भी एक बात बता दी, चाहे बता दें संगत कोण बराबर है, चाहे बता दें एकांतर अंतर कोण बराबर है, चाहे हमारे पास कैलकुलेशन करके निकल आए इससे अंतर कोणों का योग एक है, तीनों में से कोई भी एक स्थिति अगर हमें प्राप्त होती है तो हमारे पास रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समान। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक फिर में हमने पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये आपको याद रखना। जैसे ये त्रिभुज है हमारे पास, इसका नाम रख लिया हमने ए बी, इस कोण का नाम बताओ अच्छा क्या है। ये इस कोण की भुजाएं हैं, इस वाले कोण की कौन-कौन भुजाएं हैं, ए बी और ए सी। तो इस कोण का नाम जो लिखेंगे, एक भुजा में स्थित बिंदु कोण बी, जहां बनाया प्लस इस कोण का नाम, और इस कोण का नाम कितना आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें हम सवालों में प्रयोग करेंगे, जो हम सवाल अभी करने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अगला पार्ट, उसमें सर्वांग समता के बारे में हम पढ़ेंगे, और पाठ है हमारा 7, अध्याय 7, और पाठ का नाम है त्रिभुज। से पहले हमें समझनी पड़ेगी सर्वांग समता। सर्वांग समता का अगर हम संधि विच्छेद करें, सर्व अंग सम, तो दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम होंगी अगर उनके सभी अंग समान हैं। ज्यामितीय आकृतियों के अंग क्या होते हैं, अब ये प्रश्न आएगा। तो हम अभी अध्ययन जो करने वाले हैं तो केवल त्रिभुज पे बात करेंगे। तो हमें एक त्रिभुज बनाना है, इसके शीर्षों के हमने नाम लिखा। अब जब सर्वांग समता की बात हो रही है तो सर्वांग समता में अगर इस त्रिभुज के बारे में बात हो रही है तो इसके नाम लिखने का तरीका होता है त्रिभुज ए बी। अगर ये लिखा है, ये निशान बना हुआ है, तो आप समझ जाएंगे त्रिभुज एबीसी मतलब एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी और सी। एक और त्रिभुज बना लो, तथा पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसको लिखने का तरीका होगा त्रिभुज ए बी सी, और ये है सर्वांग समता का निशान। अगर कहीं ये निशान लगा हुआ मिल जाए दो त्रिभुजों के बीच में तो आप समझ जाना ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, मतलब इन त्रिभुजों के अंग समान। त्रिभुजों के अंग क्या होते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, आंखें हैं, पैर हैं, ऐसे त्रिभुजों में है भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं, कौन कौन सी है, ए बी बी सी और ए सी एस सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं को बताओ कौन कौन सी है।
त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हैं भुजा ये है, रेखाखंड को भुजा कहते हैं। इसका नाम लिखने का तरीका है, यहाँ इसका अंत बिंदु ये अंत बिंदु है, तो कहीं से भी लिख दो, ए भी लिख दो चाहे से बी, ए बी दूसरी तीसरी, और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं बता कौन कौन सी भुजाएं? दूसरी आर पी कह दो चाहे पी आर, और तीन भुजाएं हैं और तीन ही कोण दिखाई दे रहे होंगे, एक दो, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर 6 अंग होते हैं, तीन भुजाएं, भुजाएं आपने देख ली। अब जरा कोण बताओ कौन कौन से किसी के? त्रिभुज एबीसी के कोण होंगे कौन कौन से होंगे? कोण लिखने का तरीका होता है कोण, इसका नाम लिखोगे कोण बी ए सी, कोण सी बी ए, और कोण ए सी, और त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी क्यू आर, कोण आर पी क्यू, और कोण क्यू आर। और अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर है या संगत भुजाएं आपस में बराबर, ये दो बातें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये शब्दों का मतलब समझो, संगत कोण और संगत भुजाएं। किस स्थिति में बात कर रहा हूँ? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांग समान होंगे, और हम देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण, और दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज के 6 अंग इस त्रिभुज के 6 अंगों के बराबर है। अब हमारा हाथ हमारे मुंह के बराबर है क्या? हमारा पैर हमारे नाक के बराबर है क्या? इसका मतलब इस त्रिभुज के जो अंग है, जैसे कोण ए इसका अंग है, अब वो इन त्रिभुज के, पहली बात तो भुजाओं के बराबर तो होगा नहीं कोण, कोण किसके बराबर होगा? कोण के बराबर होगा। अब ये जो कोण ए है ये इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है, कोण आर के बराबर है, या कोण पी के बराबर है? तीनों में से किसी एक, जैसे इसका एक कोण इसके तीनों में से किसी एक कोण के तो बराबर होगा, ऐसे इसकी एक भुजा तीनों के बराबर तो हो नहीं सकती, किसी एक भुजा के बराबर होगी। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, इसका मतलब इस त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रख दो या इस त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रख दो, दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, इनके सभी अंग एक समान होंगे, और जो समान अंग हैं वो संगत अंग कहलाते हैं, उनके बीच में एक संगतता होती। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के समान भागों के मध्य संगतता होती है, ये वाली बात आपने। सर्वांगसम त्रिभुजों के समान भागों के मध्य संगतता होती है। अब जो संगतता है वो भुजा और कोण में होगी क्या? संगतता का मतलब है कि कौन सा भाग किसके बराबर है, जो भाग जिसके बराबर है वो आपस में संगत है ना। कहते हैं संगत में बैठो आके, संगत का मतलब होता है एक जैसे विचार वाले लोग, जिनके सबके विचार एक जैसे, ऐसी त्रिभुजों में संगतता है, जो एक जैसे हैं उनके बीच में संगतता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वांगसम त्रिभुज समान भागों में संगतता होती है, तो कोण के बराबर होने, कोण तो भुजा के बराबर हो नहीं सकता, तो संगतता कोण और भुजा के बराबर नहीं होगी, या तो कोण कोण में संगतता होगी या भुजा भुजा में संगतता। अरे खाओ तो सर्वांगसम त्रिभुजों के समान भागों के मध्य संगतता होती है। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं, कोण कोण के बराबर होगा, भुजा भुजा के बराबर होगी, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके लिखने का क्रम ये निर्धारित करता है कि कौन सा भाग किस भाग के बराबर है। जैसे मैंने पहले ए लिखा है, यहाँ पहले क्या लिखा है पी, तो पता लग गया कि ए पर जो कोण बन रहा होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर होगा, यानी कोण BAC
संगत होगा कोण QP, ठीक है। और संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ये मैं बाद में बात करूँ। अभी हम केवल संगतता में बात कर रहे हैं। संगतता का निशान ये, कोण B संगत होगा किसके? कोण ABC संगत होगा कोण PQ। कोण C संगत होगा, तो कोण BCA संगत होगा कोण QR। संगत का मतलब क्या हुआ? इनमें आपस में संबंध होगा, ठीक है। जब इस तरह से लिखा ABC और PQ वाले को, ऐसी भुजाओं में भी होगा, भुजाएं भी संगत होंगी। अब बताओ ABC की AB भुजा किसके संगत होगी? PQ के। AB भुजा जो है वो संगत होगी PQ की, और BC भुजा QR के, और AC भुजा AC भुजा संगत होगी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, तो इनके संगत भाग आपस में बराबर होते। यहाँ मैंने लिख दिया है। तो संगत भाग कौन सा है भाई? कोण A संगत है किसके? कोण A कोण P के बराबर होगा। इसका नाम मैं BAC भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और जल्दी लिखने के लिए मैंने खाली एक कोण का निशान लगा के एक शीर्ष लिख दिया कि शीर्ष पर कोण बन रहा है। तब भी ABC BAC लिखो चाहे कोण A लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ कोण B किसके बराबर है? कोण Q। इसको डबल कर दो, देखो पहचान के लिए चित्र से साफ साफ दिखेगा। डबल वाला डबल के बराबर है और सिंगल वाला सिंगल। इसको ट्रिपल कर दो, कोण C बराबर ऐसे ही। जब ये दोनों तरफ सर्वांगसम है, इसका मतलब इनके सभी अंग आपस में समान है। तो जब सभी अंग समान है तो तीन कोण के बराबर हो गए। ऐसे ही तीन भुजाएं तीन भुजाओं के बराबर होगी। AB भुजा किसके बराबर होगी? अब AB PQ के भी बराबर हो सकती है, PR के भी और QR। पहचान कैसे करें? आप देखो AB के सामने कौन सा कोण है? C। दूसरे त्रिभुज में C किसके बराबर है? R के सामने कौन सी भुजा है? इसका मतलब ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के संगत होगी। इस कोण के सामने वाली भुजा AC, ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा BC, इस कोण के सामने वाली भुजा। अब हमें संगतता पता लग गई, यानी AB बराबर होगा PQ के, AC बराबर होगा PR के, और BC बराबर होगा। और क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते। जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम हमें लिखे दिखेंगे, दो तरीके से देखो सर्वांगसम का हम पता लगा रहे हैं। एक तो हमें ये लिखा दे दिया उसने ABC सर्वांगसम है PQR के, यही सब डालो AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। कोणों का क्रम निकाल लो, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण। क्रम से होता है सर। या फिर आप चित्र से देखो, सिंगल लाइन कटी हुई है सिंगल के बराबर। अगर आपको कोण बराबर दे दिए और कह दिया कि त्रिभुज सर्वांगसम है, तो आप भुजाओं का पता लगा सकते हो। बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं ले लो बराबर, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि AB इसके बराबर हो जाएगी, AB इसी के बराबर होगी, क्योंकि AB इस कोण के सामने है, ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा के ही बराबर होगी। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? corresponding parts of congruent triangle। corresponding parts of congruent triangles are equal। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। इस लाइन को हम शॉर्ट में कहा करेंगे CPCD। कहीं CPCD लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाना, इसका मतलब है corresponding parts of congruent triangles are equal, या
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। ये लाइन में आज के बाद दोबारा नहीं लिखूंगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा करूंगा। सीपीसीडी का क्या मतलब है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम शब्द का अर्थ समझ गए क्या होता है? सर्वांग सम। दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके सारे अंग आपस में, दो त्रिभुजों के आपस में बराबर होंगे, एक ही त्रिभुज के सब आपस में बराबर नहीं होंगे। और सर्वांगसम दो ही त्रिभुज होंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे आपकी कॉपी किताब के सभी प्रश्न आपस में सर्वांगसम है। देखो इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये, सब पेजों ने एक दूसरे को ढक रखा है। जितनी भुजा की लंबाई इसकी है उतनी इसकी है, लेकिन ये वाली लंबाई इसके बराबर थोड़ी ना है। दोनों पेज सर्वांगसम है, तो ये वाली जो लंबाई है वो इसके बराबर नहीं है, यानी ये वाली लंबाई इसके संगत है, ये वाली लंबाई इसके संगत नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसे सारे जितने पेज आपस में कैसे सर्वांगसम, क्योंकि सारे पेज एक दूसरे को ढक रहे हैं। और गणित के हिसाब से मतलब क्या बताएंगे कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, और सब कोण 90-90 डिग्री है, तो ये सारे कोण और भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये सर्वांग। ठीक है, इसकी सर्वांग समता पे आगे बात करेंगे। ये जितनी मुश्किल आपको लग रही है, ये चैप्टर उतना ही आसान है। फुल नंबर मिलते हैं, कोई नंबर नहीं कटता इसमें। ठीक है, बस जितनी बातें हम बताते जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है ये, हम समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2 गुणा 2 4 नहीं लिखा हमने, अभी किसी सवाल का उत्तर नहीं आया है। ये प्योर ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, इसमें बड़ी कठिनता से ये समझ में आती है, और जितनी कठिनता से जो चीज़ समझ में आती है वो उतनी ही आसान बन जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए।